हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हम फ्रॉक लगभग अपना कंटिन्यू कर चुके थे, जिसमें हम उनके अलग अलग सिस्टम्स को पढ़ रहे थे। ठीक है, बेसिक डिटेल्स तो हमने लगभग कर ली थी और अभी तक हमने इनका क्या देखा था, स्टार्टिंग का कुछ पार्ट देखा था, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लिया था और डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया था। और अभी आगे के इनके और भी सिस्टम्स पढ़ने थे, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम अभी पढ़ना है हमें, एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका पढ़ना है। ऐसे एक एक करके इनका आज पूरा हम इसे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम से कि कैसे इनका सर्कुलेशन चल रहा होता है। ठीक है, तो एक एक करके चीज़ें देखते हैं, ध्यान से सुनते जाना। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ से हम ले रहे हैं पहले तो। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या ध्यान आता है, अपने बारे में ही ध्यान रखना। जैसे कॉकरोच में हम पढ़ते थे, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता था, मतलब जहाँ पे ब्लड वेसल बीच बीच में खुली हुई होती थी और टिश्यूज ब्लड में नहा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ब्लड वेसल हर टिश्यू हर सेल तक पहुँच रही होती है प्रॉपर। तो कहने का मतलब ये है कि इनका क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनमें। ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम बताने से पहले थोड़ा सा इनका मैं हार्ट का डायग्राम यहीं पे ही ऐसे बना देता हूँ। देखो, इनका 3 चैम्बर का हार्ट होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, 3 चैम्बर का हार्ट होता है, जिसमें थे ऊपर के 2 एट्रिया होते हैं और नीचे का एक वेंट्रिकल होता है। एट्रिया ये वाला क्या है, राइट एट्रिया है और ये लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, और हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को जब पढ़ते हैं तो ये हमें बड़े अच्छे से पता है कि राइट एट्रियम में पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है और लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ एंटर करता है और यहाँ लेफ्ट एट्रियम से पूरे बॉडी पार्ट में ट्रैवल करता है। तो यहाँ पर भी वही हाल हो रहा है कि जब भी इनके पास बॉडी पार्ट से अलग अलग जगह से ब्लड आ रहा होता है, हो सकता है यहाँ से ऐसे आ रहा हो, ठीक है, हो सकता है और भी कहीं पार्ट से आ रहा हो, अलग अलग पार्ट से इनके पास ब्लड आ सकता है। ठीक है, तो यहीं पे एक बात समझना कि ये सारे ब्लड जो भी आपको इनके पाइप दिख रहे हैं, ये जो भी आपको इनके पाइप ऐसे नज़र आ रहे हैं, ये सब आकर एक जगह पर मर्ज होके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। देखना, ऐसे समझ लो कि ऐसे एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे और एक फूला फूला सा स्ट्रक्चर होगा, जिसको आप क्या बोलोगे, इनका इस स्ट्रक्चर को जहाँ पर ये ब्लड फिर एंटर करेगा, ये फूला हुआ ट्रायंगुलर शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको आप बोलते हो साइनस विनोसस। और यहाँ सबसे जो भी बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है सारी जगह से, हार्ट के अंदर एंटर कर रहा है, तो ये सारे क्या हैं, ये वेना केवा है। वेना केवा मतलब ये लार्जर वेन्स होती हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ला रही होती हैं, राइट एट्रियम के अंदर ला रही होती हैं, कुछ इस तरीके से। और यहाँ से फिर उसके बाद यहाँ से भी कुछ साफ ब्लड आता है, तो यहाँ पर जो आपका ब्लड आपको मिलेगा, तो मैं यहाँ पे मिक्स ब्लड आपका बना दे रहा हूँ। एक होगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसको आप क्या बोलते हो, मिक्स ब्लड। ठीक है, और यही मिक्स ब्लड बाद में जाके पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, बॉडी पार्ट्स कौन सा, ये मिक्स ब्लड बाकी पूरे बॉडी पार्ट्स में जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर भी जब ये जाता है तो यहाँ पर भी एक ऐसे फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है इसी वेसल्स का, इन्हीं वेसल्स का। और यहाँ पर इस फूले हुए स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, ट्रंकस आर्टीरियोसस बोलते हो, ट्रंकस आर्टीरियोसस। ट्रंकस वर्ड इनका कहाँ से आया, इनकी बॉडी मैंने बताया था कैसे था, हेड एंड ट्रंक में डिवाइडेड होती है, तो ये ट्रंकस आर्टीरियोसस इनका कहाँ से वर्ड है, वहीं से आया है। ठीक है,
तो ये इनका कुछ सर्कुलेशन होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर मैं इनका बताऊं तो मेनली दो ही पार्ट में तो इनका सर्कुलेशन हो रहा होता है। एक तो आपका ये ब्लड वेस्कुलर चल रहा होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और एक इनमें ऐसे चलता है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम में कौन सा फ्लूइड होता है? लिम्फ होता है, और ये लिम्फ थोड़ा सा कलरलेस होता है, और इस लिम्फ में आपके आरबीसी और कुछ प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं, सम प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। बट यहीं पे अगर मैं बात करूं इनके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में, तो अभी ये पूरा सर्कुलेशन बताया, इसमें हार्ट तो आता ही आता है, ब्लड वेसल्स आती ही आती हैं, ब्लड वेसल्स आती ही आती हैं, और ब्लड सेल्स भी आती हैं जैसे कि आरबीसी, और इनमें जो आरबीसीज होती हैं इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, पिगमेंट। और इनकी जो आरबीसी होती है इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट हमारे केस में अगर मैं बात करूं ह्यूमंस के केस में, तो आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का हमारे में मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी वही कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है इनके किस में फ्रॉग के केस में, ठीक है। तो इनका कुछ ऐसे ही हम समझते हैं कि इनका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और ये इनका क्या था, सर्कुलेशन वाला पार्ट था। कैसे सर्कुलेशन करेगा, मतलब इनके पूरे बॉडी पार्ट से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन रिच ब्लड, CO2 रिच ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सारी वेन्स इकट्ठा होकर बड़े से पाइपलाइन में आती है जिसको वेना केवा बोलते हैं। तो ये वेना केवा आगे जाके ऐसे एक फूला हुआ स्ट्रक्चर बनाती है दो तीन चीज़ों से मिक्स होके। तो ये फूले हुए स्ट्रक्चर को बोलते हो साइनस वेनोसस, क्योंकि ये वेन्स का पूरा एक यहाँ पर ऐसे लगता है बंडल बन गया है, ठीक है। फिर ये पूरा यहाँ पर कहाँ आता है, राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से होता हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड। और ये जो आपका यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है बॉडी पार्ट्स में, तो ये कैसा ब्लड है, ये आपका कैसा है, मिक्स ब्लड होता है, जो ये पंप होता है बाद में, ठीक है। तो इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा भी है ये कौन कौन से स्ट्रक्चर से अपना रेस्पिरेशन कर भी रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनके सर्कुलेशन के केस में हमने अभी क्या देखा कि ये मिक्स टाइप का ये ब्लड पंप कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं इनमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी हो ही रहा होता है, ठीक है। तो ये इनका एक सर्कुलेशन का पार्ट है। ज़रा सा इसमें एक और चीज़ बतानी थी पोर्टल सिस्टम को लेके, ठीक है। पोर्टल सिस्टम को लेके चीज़ें समझना, एक बार ये नोट डाउन कर लो, देन बता देता हूँ क्या होता है वो। हो गया होगा, वेट एक सेकेंड, चलिए। इसी में पोर्टल सिस्टम बता रहा हूं, जरा सा ध्यान देना। इनमें पोर्टल सिस्टम दो तरीके का होगा। पोर्टल सिस्टम होता क्या है जरा बता देता हूं। पोर्टल सिस्टम क्या होता है, ये वही चीज़ होता है जब हम खाना खाते हैं और वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है, और ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, तो ब्लड से वो पूरे सेल्स टिश्यूज ये सब जाता है, और सेल्स और टिश्यूज ये सब क्या करते हैं, उसे यूज़ करके एनर्जी बनाते हैं और CO2 को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं कहाँ पे, ब्लड के अंदर, कि अब ब्लड भाई साहब आप ऊपर ले जाओ लंग्स के पास और इसे एक्सचेंज कर दो। मतलब लंग्स के पास जाने का मतलब है पहले हार्ट को दे के फिर वहाँ से एक्सचेंज कर दो लंग्स के पास जाके। मतलब पूरे बॉडी पार्ट से जो भी CO2 रिच ब्लड है ये जाना कहाँ चाहिए था, हार्ट में जाना चाहिए था, ठीक है, फिर वहाँ से लंग्स में जाता है। अगर आपका यही कनेक्शन हार्ट में जाने की बजाय बीच में किसी और ऑर्गन के पास पहुँचता है, इसी को कहते हैं पोर्टल सिस्टम। अब डिपेंड करता है कि ये बीच में किसके पास गया है। अगर ये लीवर के पास होते हुए फिर उसके बाद गया है हार्ट में, तो इसको क्या बोलते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक वर्ड जो आया ये लीवर से आया हुआ है। और अगर यही रास्ता बीच में रुकावट कौन डाल दे, किडनी, मतलब आपकी किडनी के पास आपका ये ब्लड चला जाए, तो आप उसको क्या बोलोगे,
रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल आपका क्या है, किडनी के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। तो पोर्टल सिस्टम आपका दो तरीके का है, एक है रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, दूसरा है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसके लिए थोड़ा सा इनके डायग्राम से होकर गुजरना पड़ेगा हमें। तो ऐसे ही समझो, ये इनका मैंने ऐसे ही बना दिया, क्या, हार्ट, हार्ट था, और यही हार्ट के पास इनका क्या था, लीवर भी तो था। ऐसे इनका क्या था, ये लीवर था, ठीक है। यहीं कहीं ऐसे लगता है ईसोफेगस थी, स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी, ईसोफेगस के बाद ऐसे स्टमक था, ऐसे लगता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर यहीं से ऐसे लगता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये रेक्टम, फिर ये कंप्लीट होता था इनका ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमें पता है। और यहीं पे ऐसा हमें समझ आता है कि यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड था, डाइजेस्टेड फूड था, और यहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, अब ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होंगे और जाना कहाँ चाहिए था, हार्ट के पास जाना चाहिए था, बट ये बीच में ऐसा कनेक्शन बना देते हैं, किसके साथ, लीवर के साथ। तो यही, इस कनेक्शन को क्या बोलते हो आप, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हो, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब देखो, डिपेंड ये करता है, अगर इस ब्लड में कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम मात्रा में है तो उसको लीवर बैलेंस कर देता है, ये आपको पता भी ऑलरेडी कि अगर लीवर क्या करेगा, जैसे यहाँ पे अगर ब्लड की मात्रा ज़्यादा है तो उसको घटा देगा, अगर ब्लड बोल रहा हूँ, अगर ग्लूकोज की मात्रा अगर ज़्यादा है तो उसको घटाएगा, और अगर ग्लूकोज की मात्रा कम है तो उसको बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये सारे काम कौन करता है, लीवर करता है, उसके बाद उसको आगे भेज देगा। तो ये बीच में जो कनेक्शन इनका बना है, इसको आप क्या बोलते हो, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और अगर मैं यहीं पे ऐसे समझ लो, मैं यहाँ पे ऐसे किडनी बना दूँ, ऐसे यहाँ पे किडनी ऐसे दिखाने के लिए बना दिया, ऐसे मैंने क्या बना दी है, किडनी बना दी, ठीक है। और ये क्या है, इनका लोअर लिम्ब है, इनके टांग ओंग वाला पार्ट, और इनके लोअर लिम्ब से, अगर इनके लोअर लिम्ब से कनेक्शन बनता है किडनी के बीच में, और ये आपका ब्लड यहाँ तक जाता है, तो इस कनेक्शन को आप क्या बोलते हो, रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। अब ये बात अलग है कि फिर अब यहाँ से होते हुए फिर ये हार्ट में जाएगा, उसी तरह ये यहाँ से होते हुए फिर हार्ट में जाएगा, कहाँ, यहाँ वाले पार्ट से, ठीक है। तो ये सब हमें पता है। अब ये क्लोएका और सारी चीज़ें नहीं बताऊँ क्योंकि ये कनेक्शन जस्ट बताना साहब थे, ठीक है। ये क्लियर हो जाता है यहाँ पे कि इनका पोर्टल सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है, ये आप नोट डाउन कर लो, देन इसका थोड़ा सा आगे का पार्ट और हम देख लेते हैं। हो गया, देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इनका ऐसे ही देख लेते हैं ज़रा सा। कुछ बहुत डिटेल में ऐसी कुछ बातें नहीं करी गई हैं इनमें, बस आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे है, क्या फंक्शन कर रहा होगा। मैक्सिमम हमारे जैसा ही इनमें फंक्शन हो रहा होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक्सक्रीटरी सिस्टम की इनके, तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही चीज़ दिमाग में आएगी कि किडनी की बात कर रहे हो आप, तो चलो किडनी बना लेते हैं, डायरेक्टली किडनी से ही बना के दिखा दे रहा हूं, ठीक है। किडनी से ही, के फॉर किडनी, के फॉर किडनी, ठीक है, किडनी बना के दिखा दिया। यहाँ पे हम सबको पता है कि ऐसे किडनी से यूरेटर पास ऑन होती है, यूरेटर ऐसे पास ऑन होती है किडनी से, और ये यूरेटर फिर जाके आगे खुल जाती है किसमें, क्लोएका में, जिसको आप क्या बोलते हो, कॉमन चैम्बर। और यहीं पे नीचे साइड पे क्या होती है, यूरिनरी ब्लैडर।
ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर होती है, क्लोएका है, किडनी है और ये, मतलब यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें भाग लेती हैं, तो आप बोलोगे किडनी, तो आप बोलोगे ये यूरेटर, तो आप बोलोगे क्लोएका, फिर आप बोलोगे यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और ये किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। ये हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे में भी कि नेफ्रॉन्स क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी के, जो कि धीरे धीरे छोटे छोटे एक एक सेल्स होते हैं जो सारे कलेक्शन करके यहाँ से फिर यूरिन को पास ऑन करेंगे। अच्छा, यूरेटर की अगर मैं यहीं पे बात कर रहा हूँ तो यूरेटर के बारे में अगर एक चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँ, यूरेटर, यूरेटर मेल्स के केस में क्या कहा जाता है और फीमेल्स के केस में क्या कहा जाता है, दोनों में कुछ अलग अलग रोल प्ले इनका कहा जाता है ना। मेल्स के केस में यही यूरेटर किसकी तरह नाम दिया जाता है, यूरिनो जेनाइटल डक्ट, मतलब यही क्या काम कर रहा होता है, यही यूरिन भी पास आउट कर रहा होगा और यही गैमीट्स भी पास ऑन कर रहा होगा, ठीक है। यूरिन प्लस गैमीट्स, गैमीट्स मतलब स्पर्म्स इनके। बट फीमेल्स के केस में क्या होता है, सेपरेट सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं, या फिर आप कह सकते हो सेपरेट ट्यूब्स होती हैं, सेपरेट ट्यूब्स होती हैं। किसके किसके लिए, एक तो पहले ओवा ले जाने के लिए, ओवा ले जाने के लिए क्या यूज़ होता है, ओविडक्ट यूज़ होता है, और यूरिन ले जाने के लिए यहाँ पर यूरेटर यूज़ होता है, ठीक है। यूरिन ले जाने के लिए यूरेटर यूज़ होता है। इनका अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब देखेंगे ना, वहाँ पे भी ये चीज़ें अभी लिंक होंगे, ठीक है। ये इनका क्या था, ऐसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये चारों वर्ड याद रखना, इनमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। ये एक बार नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा आगे बताता हूँ एंडोक्राइन वाला सिस्टम, इनका कोऑर्डिनेशन सिस्टम का। हो गया, देखना। देखो, कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं, इनके कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम को मैं दो पार्ट में ऐसे ही बांट रहा हूँ, जैसे हमारे में होता है बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं, कुछ अलग नहीं चल रहे हैं। एक को आप बोलते हो एंडोक्राइन, एक को आप एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हो जिसमें आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती हैं, एक को आप क्या बोलते हो, नर्वस सिस्टम बोलते हो, जिसमें आपकी नर्व्स वगैरह आती हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ज़्यादा काम हो रहा होता है, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में तो सबको पता है कि इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स भाग लेती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिनका सिक्रीशन क्या होता था, जिन्हें आप डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हो, जिनका सिक्रीशन क्या होता था, हार्मोन्स होता था। और हार्मोन्स निकालने वाली ग्लैंड आपने खूब पढ़ी है अपने बॉडी में, कौन कौन सी पढ़ी है, बिल्कुल यहाँ पर भी वही है। अगर मैं ग्लैंड्स की बात करूँ, पिट्यूटरी हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, पीनियल ग्लैंड हो गई, ठीक है, थायराइड ग्लैंड हो गई, पैराथायराइड हो गई, ठीक है, एड्रिनल हो गई जो किडनी के ऊपर होती है, एड्रिनल ग्लैंड, गोनैड्स हो गए, ये सारी चीज़ें। गोनैड्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना थोड़ा सा कि थायराइड ग्लैंड जो इनकी होती है ना, ये थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन निकालती है जिसको आप क्या बोलते हो, थायरॉक्सिन। और ये थायरॉक्सिन किस चीज़ में हेल्प करता है, मतलब ये थायरॉक्सिन की मदद से ही फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस होती है।
मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? ये वही चीज़ है जब फ्रॉग का टेडपोल किस में बदलता है? एडल्ट में, और इनकी मॉर्फोलॉजी एकदम डिफरेंट होती है। तो इस चीज़ के लिए, इस मेटामॉर्फोसिस के लिए यहीं पर किसका रोल आता है? फिर आपका थायरॉक्सिन का। ठीक है, इसी थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से ये जो बदलाव देखने को मिलता है एकदम डिफरेंट सा, इसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, ये हमने देखा यहाँ पे। इनके अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूँ तो नर्वस सिस्टम को मैं 2 से 3 पार्ट में आ जाऊँ डिवाइड करके दिखाता हूँ। एक को आप बोलोगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक को आप बोलोगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक को आप बोलोगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आप 2 चीज़ पढ़ोगे, जब हम अपने एंडोक्राइन चैप्टर में पढ़ेंगे वहाँ भी डिटेल में, यहाँ तो खाली नाम दिए हुए हैं तो याद रख लेते हैं। ऑटोनोमिक सिस्टम में आप पढ़ोगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक, और यहाँ पे आप पढ़ोगे पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आप पढ़ोगे क्रेनियल नर्व्स, और एक आप पढ़ोगे क्या? स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। ये नर्व्स जब हम अपने पे पढ़ेंगे, नर्व्स मतलब तो पता है ना, एक्सॉन का बंडल बताया था पहले भी। तो ये क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं? देखो, क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकल रही होती हैं, आपकी तारें ढेर सारी, मतलब ब्रेन की जो तार होती है जो सिग्नल विग्नल लाएंगी, और स्पाइनल नर्व जो आपकी बैकबोन या स्पाइन, यहाँ से जो आपकी ढेर सारी तार निकली होती है, वो सब क्या है? स्पाइनल नर्व्स होती हैं। इनके केस में ये 10 पेयर में होती हैं और ये भी 10 पेयर में होती है। बट जब हमारी बात करें तो हम तो इनसे वेल डेवलप हैं, काफ़ी अच्छे डेवलप हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा नर्वस सिस्टम इनसे काफ़ी अच्छा होगा। तो हमारी क्रेनियल नर्व्स यहाँ 10 की बजाय हमारी 12 होती हैं, और हमारे में स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स की होती हैं, तो हम वहाँ पढ़ेंगे भी। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम क्या देखते हैं? एक हम देखेंगे ब्रेन, देन हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये सब पढ़ते हैं। ब्रेन में खासकर आप ये देख लो क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। आप देखोगे फोर ब्रेन, आप देखोगे मिड ब्रेन, फिर आप पढ़ोगे हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन में आप क्या देखोगे? फोर ब्रेन में स्टार्ट होती है आपकी ऑल्फैक्टरी लोब से। ऑल्फैक्टरी लोब क्या होती है? ये वो स्ट्रक्चर होते हैं जो आप कोई भी चीज़ सूंघते हो और उसकी स्मेल को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए सिग्नल कि हाँ वाह ये इतनी अच्छी स्मेल है, ये इस फ्लावर की है, या फिर ये इस खाने की स्मेल है। तो ये जो सिग्नल गया ब्रेन तक, ये ऑल्फैक्टरी लोब्स आपको देते हैं। तो यहाँ पे फोर ब्रेन में एक आपका पार्ट कौन सा आया? ऑल्फैक्टरी लोब्स। ये स्ट्रक्चर होते हैं इनके अंदर, ये हमारे अंदर भी तो होते ही हैं। और इनमें सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। ये क्या होता है? दो होते हैं। ये वही सर के, जब भी ब्रेन के दो पार्ट करो ऐसे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं ना, तो इनके भी सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं दो। बट फ्रॉग में और हमारे ब्रेन में डिफरेंस क्या होता है इनके हेमिस्फीयर के बेस पे? हमारे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में एक कॉर्पस कैलोसम नाम का स्ट्रक्चर होता है जो इनको जॉइंट करके रखता है, बट ये इनके केस में एब्सेंट होता है। बस अभी ध्यान रखना है, हम वहाँ पढ़ेंगे तो डिटेल में जाएंगे, यहाँ खाली नाम याद रख लो, सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, और डायनसेफ्लॉन भी होता है। डायनसेफ्लॉन ये वही कुछ होता है, समझ लो एक ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके ऊपर एक ऐसे स्ट्रक्चर बना है और एक समझ लो ऐसे नीचे बना है। तो इसको आप बोलते हो थैलेमस, इसको आप बोलते हो एपिथैलेमस, इसको आप बोलते हो हाइपोथैलेमस,
और इस पूरे स्ट्रक्चर को आप बोलते हो डायनसेफेलॉन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये नहीं भी दिख रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली ये ध्यान रखो फोर ब्रेन में क्या आता है, डायनसेफेलॉन का पार्ट आता है। ठीक है, मिड ब्रेन में क्या आता है, मिड ब्रेन से याद आता है कि मिडल वाला पार्ट, कहीं ना कहीं आइस से रिलेटेड ये आएगा। मतलब जो भी आंखें देखती है, जो भी सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंचता है, उसको कौन पहुंचा रहा है, आंख के पीछे प्रेजेंट क्या होता है, ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, ऑप्टिक लोब्स। ये ऑप्टिक लोब्स से सिग्नल देती हैं जो आप आंखों से देखते हो, और यही ऑप्टिक लोब्स हमारे में 4 प्रेजेंट होती हैं, इनके अंदर 2 प्रेजेंट होती है। तो हमारे में जो 4 प्रेजेंट होती है उसका नाम हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। यहाँ पर वही 2 प्रेजेंट होती है तो कॉर्पोरा बाइजेमिना बोलते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे कॉर्पोरा बाइजेमिना इनके केस में। ठीक है, हाइंड ब्रेन में आप क्या पढ़ोगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ोगे। यही मेडुला का तो एक्सटेंशन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ोगे, सेरिबेलम पढ़ोगे, ये सब सेरिबेलम। ठीक है, ये सब आप कहाँ पढ़ोगे, हाइंड ब्रेन के केस में। तो ये इनका एक छोटा सा ओवरव्यू है पूरा नर्वस सिस्टम का एंड आपका ये एंडोक्राइन सिस्टम का, ये देख लो। देन हम अभी थोड़ा सा चलते हैं, इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वाला पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, चलें। चलो, इनका थोड़ा सा हम रिप्रोडक्शन वाला पार्ट एक बार देख लेते हैं। चलिए, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट देख रहे हैं। मेल्स के केस में पहले देख लेते हैं। ठीक है, मेल के केस में पहले देखते हैं। मेल के केस में इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं तो मेल में क्या होता है, टेस्टिस होता है, और टेस्टिस भी इनका जो होता है ये किडनी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जुड़ा हुआ होता है एक डबल फोल्ड मेम्ब्रेन से। जैसे बना के दिखाता हूं, जैसे ये समझ लो मैंने क्या बनाया, किडनी बनाया। समझने की कोशिश करना, ऐसे ही बना दिया कि ये ध्यान रहे कि ये क्या था, किडनी है। ठीक है, पूरा नहीं निकाल रहा हूँ इसका ये कंप्लीट, बस ये बताने के लिए कि ये किडनी है। ठीक है, ये किडनी है, और इन्हीं किडनी के पास ही टेस्टिस ऐसे चिपका हुआ होता है। ऐसे समझ लो, टेस्टिस गोल स्ट्रक्चर तो होता ही है, ओवॉइड होता है, ओवॉइड और येलो कलर का होता है। तो ये टेस्टिस होता है, इसमें क्या होंगे, स्पर्म्स होंगे। और ये टेस्टिस डबल मेम्ब्रेन पेरिटोनियम से जुड़ा होता है। डबल मेम्ब्रेन पेरिटोनियम क्या होती है, आखिर ये डबल मेम्ब्रेन पेरिटोनियम क्या होती है। ठीक है, ये जैसे ही फोल्ड ऑफ जैसे कवरिंग होती है, और ये कवरिंग बनाती है डबल फोल्ड की होती है। बस ऐसा ही समझो कि एक तरह की कवरिंग है। ठीक है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, डबल मेम्ब्रेन पेरिटोनियम बोल रहे हो। और इसका नाम क्या होता है, इसको आप बोलते हो मेसोर्कियम बोलते हो इसके केस में। तो ये क्या है स्ट्रक्चर, मेसोर्कियम होता है, जिसको आप डबल मेम्ब्रेन फोल्ड पेरिटोनियम है। ठीक है, पेरिटोनियम मतलब इनर लाइनिंग, ऐसे ही समझ लो। ठीक है, तो ये इनर लाइनिंग बनाती है, वो भी फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड हुई होती है, इसको कवरिंग बनाती है। ठीक है, और टेस्टिस यहाँ से जुड़ा हुआ है, और यहीं से अब टेस्टिस की ढेर सारी डक्ट निकली होती है। ठीक है, यहीं से बना दे रहा हूँ,
ऐसे ढेर सारी डक्ट निकली होती हैं जिसको आप क्या बोलते हो, जैसे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं ह्यूमंस में, तो वहाँ पे भी ये ढेर सारी डक्ट्स का नाम हम क्या बोलते हैं, वासा एफरेंसिया। उसी तरह यहाँ पर भी इसको आप क्या बोलोगे, वासा एफरेंसिया। वासा एफरेंसिया जो स्पर्म को स्टोर करेगा, यहाँ से आने की जगह भी देगा। तो वासा एफरेंसिया ये क्या आपका पार्ट है, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या है, ये आपका प्रॉपर ये क्या है, किडनी है, ये है किडनी, ठीक है। अब ये ट्यूब बनेगी, ये ट्यूब यहाँ से बनी, यहीं से अंदर के साइड पे एक ट्यूब आपकी निकल कर आती है, यहीं से ये ट्यूब ऐसे जुड़ी हुई आएगी, ये ट्यूब ऐसे जुड़ी हुई आएगी, ये ट्यूब ऐसे जुड़ी हुई आएगी और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऐसे बनाएगी। और ये ट्यूब कुछ इस तरीके से ऐसे बाहर निकलती नजर आएगी, ठीक है, जो कि यूरेटर का रूप ले लेगी। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है अंदर, ये पूरा कैनाल जैसा डबल टाइप का, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो बिडर्स कैनाल, बिडर्स कैनाल। यही कैनाल में आपके क्या होंगे, जो भी यहाँ पे स्पर्म बनेंगे टेस्टिस में, यहाँ पे भरेंगे भी और यहाँ से ही जाएंगे। और जब ज़रूरत पड़ेगी यूरिन, ये किडनी है, किडनी में यूरिन बनेगा, तो जब यूरिन निकलने की बारी होगी तो ये भी इसी यूरेटर से होके गुजर के जाएगा। तभी तो आप इसी यूरेटर को क्या बोलते हो, यूरिनो जेनाइटल डक्ट बोलते हो। तो यहाँ पर ये यूरिन भी यहाँ पर ही बनेगा किडनी में ही, और यही डक्ट से पीछे से मिल भी जाएगा जब यूरिन पास ऑन करना होगा। तो यही खेल तो यहाँ पर भी चल रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ टेस्टिस बना भी दूँ ऐसे करके, तो ये तो समझ जाओगे ना ऐसे कैसे जुड़ा होगा ये सब, ठीक है। तो इसमें ऐसे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप समझ जाओगे कि ये भी डक्ट कुछ इसी तरीके से आई होगी, ठीक है, ये किडनी के स्ट्रक्चर से ही। और वासा एफरेंसिया याद रखना 10 से 12 होती हैं नंबर में, कितनी, 10 to 12 वासा एफरेंसिया होती है, ठीक है। तो ये क्या निकल कर आई, ये आपकी यूरेटर थी। इस यूरेटर को आप क्या बोलते हो, क्या नाम देते हो, यूरिनो जेनाइटल डक्ट बोलते हो आप इसको। यही बाद में किससे जुड़ी हुई होती है, जिसको आप क्लोएका बोल रहे होते हो, ठीक है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, क्लोएका। और यही क्लोएका पे नीचे साइड पे क्या प्रेजेंट होती है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होती है। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। तो जब ज़रूरत पड़ेगी यूरिन को बाहर निकालने की, यहाँ से ऐसे निकाल देगा। और जब ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से गैमीट्स और बाकी चीज़ें लाने की, तो यहाँ से निकल जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, पूरा इनका ये बन के रेडी हो गया। तो कुछ इस तरीके का इनका क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे मुझे ध्यान क्या रखना है, दो बातें इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कि बिडर्स कैनाल किडनी के अंदर होती है या बाहर होती है, ये किडनी के इनसाइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। दूसरी बात, ये टेस्टिस किडनी से चिपके हुए होते हैं या अलग अलग होते हैं, ये टेस्टिस से चिपके हुए होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है। एक और इम्पॉर्टेंट सी ये बात कि इनकी जो यूरेटर है ये एज ए यूरिनो जेनाइटल डक्ट की तरह काम कर रही होती है, किसमें, मेल्स फ्रॉक के केस में। तो ये बात ध्यान रखना। टेस्टिस क्या बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे, ठीक है। टेस्टिस क्या बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे। ये सब तो ध्यान रहेगा ही ना, ये कर लोगे, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता देता हूं एक बार, हो गया। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता देता हूं।
फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम ध्यान से देखना, इनमें क्या होगी, ओवरीज होंगी। ये मैंने क्या बनाया, किडनी बना दी। बार बार मैं किडनी ही क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम किडनी के ही पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, के ऐसे लिख दिया, मतलब किडनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ध्यान रखना। फैट बॉडीज भी ऐसे ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये सब पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ये रहा किडनी। इनकी ओवरीज यहाँ से चिपकी नहीं होती, इससे थोड़ा सा दूरी पर ऐसे प्रेजेंट होती हैं और अजीब सा स्ट्रक्चर होती है ओवरी, जिनमें ऐसे एग्स होंगे, एग्स बन रहे होंगे। यहाँ साइड पे होगी प्रेजेंट, बट इनसे ये चिपकी नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। अटैच नहीं होती है ओवरी। ठीक है, ये क्या है, एग्स हैं, ये हैं एग्स, या इसे ओवा कह लो। ठीक है, और पता है ये एग्स इनके किडनी का तो यूरेटर यहीं से बना लेना, ये तो यहाँ पे यूरिनोजेनाइटल डक्ट का काम तो कर नहीं रहे हैं, यहाँ सिंपल यूरेटर का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको बिना छेड़छाड़ किए शांति से इनको हमने ऐसे बना दिया, जो कि एक यूरेटर का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, इनमें ये यूरेटर का ही रोल प्ले कर रहे होते हैं। और ये रही ओवरी। अब ओवरी को अपने एग पहुंचाना है, और यहाँ से तो ला नहीं पाएगी क्योंकि यूरिनोजेनाइटल डक्ट तो फीमेल में होती नहीं है। यहाँ पे दूसरा केस क्या होता है, यहाँ पे ऐसे फनल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और ये ऐसे ट्यूब बनाता हुआ ये ओवरीज के एग को लेता हुआ जाएगा कहाँ, ये क्लोएकल चैम्बर में ले आके छोड़ देगा कि इनको एग्स को, कि लो भाई टाइम आ गया है, आप फर्टिलाइजेशन कर लो। ठीक है, तो ये फनल लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, यही काम कर रहा होता है। क्या ये बात क्लियर है? तो ये क्या है, फनल लाइक स्ट्रक्चर है, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करेगा, एग्स को या ओवा को लाने में यहाँ पे मदद करेगा। कहाँ पे, क्लोएकल चैम्बर में। तो ये क्या है, एग्स हैं, या इन्हें ओवा कह लो। ठीक है, और एक यहीं पे ही तो क्लोएकल चैम्बर भी इनका बना था, यही तो क्लोएकल चैम्बर था। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप टेढ़ा मेढ़ा बना लो, लेकिन चैम्बर बनाना मत भूलना। तो ये क्या है, क्लोएका है, और इसी क्लोएका में नीचे यूरिनरी ब्लैडर भी है, इसे भी आप कैसे भूल सकते हो, यूरिनरी ब्लैडर है। तो यहाँ पे मुझे क्या नज़र आता है कि ओवा के लिए और यूरिन के लिए सेपरेट ट्यूब्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यूरिन आएगा यहाँ से, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ओवा एंड यूरिन ट्रांसपोर्ट हैव सेपरेट ट्यूब्स। ये जो आपको ट्यूब नज़र आ रही है, इस ट्यूब को आप बोलते हो ओविडक्ट। एक ओविडक्ट से आता है और एक यूरेटर से आ रहा होता है। ठीक है, ये क्या है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कुछ इस तरीके से चीज़ें आ रही होती हैं। अब देखो, अब यहाँ पे अगर ये सारी कहानी हो गई तो आपको ये बात समझ आ गई है कि स्पर्म आ चुके हैं और एग्स बन चुके हैं। ये एग्स भी क्या होंगे, ये एग्स बाहर, बॉडी के बाहर रिलीज होंगे। उसी तरह मेल में भी क्या होते थे, क्लोएका के बाहर रिलीज होंगे। मतलब अगर मैं बात करूं मेल और फीमेल, मेल और फीमेल में, तो मेल ने स्पर्म रिलीज किए, ये स्पर्म रिलीज किए कहाँ पर, वाटर में। फीमेल ने क्या किया, एग्स रिलीज किए, और ये एग्स ऐसे ग्रुप में रिलीज करते हैं, पता है,
ये ऐसे ग्रुप में रिलीज करते हैं, ठीक है। और ऐसा लगता है ये ढेर सारे एग एक जेली लाइक सब्सटेंस में है, एक ऐसे जेली लाइक सब्सटेंस में ऐसा लगते हैं, ठीक है। ये एग्स ढेर सारे क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस में है। जैसे कोई छोटी छोटी ऐसे कांच जैसी गेंद आप क्या करो, एक ग्लू के अंदर ऐसे ऐसे डाल दो, तो वो जो ऐसे स्ट्रक्चर नज़र आएगा, बस ऐसे ही समझो कि ये कुछ उसी तरह नज़र आ रहा है। तो ये क्या है इनके, ये एग्स हैं। और ये एग्स लगभग फीमेल जब भी ले करती है तो 2500 से लेके 3000 तक एग्स ले करती है एक बार में, ठीक है। और ये मेल फिर स्पर्म रिलीज करते हैं, तो ये दोनों का बाद में वाटर में, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ पर, पानी में होगा, क्योंकि पानी में ही तो वो तैरते तैरते जाएंगे गैमेट्स, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा, और यही जाइगोट के बाद में क्या होगा, टैडपोल बनेगा। टैडपोल जो कि क्या है, लार्वा स्टेज है ना, टैडपोल लार्वा बनेगा, और ये टैडपोल बाद में एडल्ट में कन्वर्ट होगा। एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इनका रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो जब भी इनका जाइगोट के बाद डायरेक्ट डेवलप नहीं हो रहा है, मतलब डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म बन नहीं रहा है, लार्वा स्टेज आ रही है, तो इसको आप क्या बोलते हो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हो, ठीक है। और लार्वा से मतलब टैडपोल से एडल्ट बनना है, इनका मॉर्फोलॉजी काफ़ी डिफरेंट है, तो इसको मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉग की ये पूरी कहानी लगभग ख़त्म होती है। एंड टू एंड इसमें एक और बात लिखी है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस को लेकर बात लिखी है फ्रॉग के बारे में। इनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है, यही है कि ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, जिनसे क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं ये, ठीक है। तो जो भी बैलेंस बिगड़ा हुआ होता है कीड़े मकोड़ों की ज़्यादा पॉपुलेशन ये सब की वजह से, तो ये फ्रॉग क्या करते हैं, उन्हें खा जाते हैं, ठीक है। तो उनकी पॉपुलेशन को ये रिड्यूस कर रहे होते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, वैसे ये भी लिखा है कि इनके जो मस्कुलर फूड होते हैं ये कुछ देश में खाए भी जाते हैं, जापान हो गया, चाइना वाले, तो ये सब खाते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉग वाली कहानी पूरी ख़त्म होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। एनिमल किंगडम को हम इसमें कवर करने वाले नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।